उसने शादी का फंक्शन बहुत साधारण रखा था, बहुत कम मेहमान वहाँ मौजूद थे। तभी अचानक बाहर से बड़ी खलबली और शोर की आवाज़ें आने लगीं और कुछ गुंडे लोग सब पर अपनी दहशत फैलाने लगे। देविका के कमरे में मौजूद उसकी सहेलियाँ ये सब देखकर चीखने के लिए मुँह खोलती, मगर डर के मारे अपने ही मुँह पर हाथ रखकर चुप हो गई। अंदर से देविका की ऊँची आवाज़ में बोलने और लड़ने की आवाज़ें आने लगीं और फिर अगले ही पल उसकी एक दोस्त को कमरे से बाहर धकेल दिया गया, जबकि दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया गया था। हरिप्रसाद, सविता देवी धड़कते दिल के साथ बिल्कुल सुन खड़े रह गए थे। सविता देवी अपनी होश खोती हालत में आगे बढ़ने लगी, मगर दरवाजे पर नज़र रखे खड़े एक गुंडे ने बंदूक तान दी थी। कमरे के अंदर और बाहर एक अजीब-सी खामोशी छा गई थी, जो सबकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। सविता की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह गिरने को हुई, मगर हरिप्रसाद ने उन्हें संभाल लिया। कुछ देर के बाद घर में घुस आने वाले गुंडे बिना किसी चीज को हाथ लगाए देविका की जिंदगी को निशाना बनाकर वहां से निकल गए। देविका का दुल्हन के साज श्रृंगार में सजा हुआ रूप अब उजड़े हुए रेगिस्तान की तरह बिखर चुका था। वहां मौजूद इक्का दुक्का मेहमानों में खलबली मच गई थी। देविका की हालत देखकर सबको यही लगा कि उसकी इज्जत लुट चुकी है। देविका ने लाख अपनी सफाई देने की कोशिश की, मगर कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं था। जब आने वाली बारात तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने भी देविका के घर तक आना ठीक नहीं समझा। देविका शादी से पहले ही उजड़ी हालत में अपनी माँ से लिपट कर अपने इन हालात पर दहाड़ मारकर रो रही थी। कुछ ही देर पहले जो घर रौनक से भरा हुआ था, वहाँ अब सिर्फ आहें और सिसकियाँ रह गई थी। सविता देवी, हरिप्रसाद, देविका तीनों ही इस नुकसान पर बेहद हैरान और टूटे हुए थे। मगर हरिप्रसाद ने हिम्मत करते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी दोस्त की पत्नी और उनकी बेटी को सहारा दिया। उधर अपने ऑफिस में सफ़ेद सूट पहने आज हर्षित अपना हर काम छोड़कर बस होठों में सिगरेट दबाए दिल में सुलगते गम को कम करने की कोशिश कर रहा था। उसका मोबाइल बंद था। वह उस वक़्त हर चीज़ से बेखबर हो चुका था। इसलिए उसे उस दिन ये भी पता नहीं चल पाया कि देविका पर कैसी क़यामत टूट चुकी थी। जब बाद में उसे ये खबर मिली, तो वह हैरान परेशान रह गया, मगर फिर भी वह डरी हुई देविका के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि वह देविका जैसी मजबूत लड़की के सामने खुद को एक कमज़ोर इंसान के रूप में दिखाना नहीं चाहता था। मगर दूसरे ही दिन जब हर्षित को ये खबर मिली कि देविका उसके ऑफिस आई हुई है, तो वो हैरान रह गया। उसकी सेक्रेटरी ने आकर बताया कि वो उससे मिलना चाहती है। हर्षित ने तुरंत उसे अपने केबिन में भेजने को कहा और खुद दरवाजे की तरफ नजरें टिकाए बैठा रहा। कुछ ही मिनटों के बाद बिना दरवाजा खटखटाए देविका ने धड़ल्ले से दरवाजा खोला और गुस्से से भरे कदमों के साथ अंदर दाखिल हुई। हर्षित ने हैरानी से उसका ये अंदाज देखा। इससे पहले कि वह कुछ कहता, देविका किसी आंधी तूफान की तरह उसके चेयर के पास आकर रुक गई। खून सी लाल आंखों के साथ तेज आवाज में बोली, ये सब आपने किया ना? मुझसे बदला लेने के लिए? वह अपने दुपट्टे का भी होश भूल चुकी थी, जो अब एक कंधे से फिसल कर झूल रहा था। हर्षित की नज़रें उसके मासूम मगर थके हुए चेहरे से फिसलती हुई उसकी गर्दन तक पहुंची थी, मगर वहां बने नीले निशानों को देखकर उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। उन गुंडे लड़कों में से किसी ने तुम्हें छुआ तो नहीं? हर्षित ये कहते हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया। देविका एकदम पीछे हट गई और कुछ पल के लिए चुप रह गई। उस वक्त हर्षित की आंखों में उतरता गुस्सा उसके दिमाग के ऊपर से गुजर गया। जो इंसान उसके साथ हुए हादसे का जिम्मेदार था, वह अब एकदम बदला हुआ क्यों लग रहा था? तुमने जिन दरिंदों को जो काम सौंपा था, वही उन्होंने किया। मुझे बदनाम करने के लिए सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये देखो, यहाँ भी अपनी दरिंदगी दिखाई है, तो अब ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? देविका ने अपनी कलाई हर्षित के सामने कर दी। वहाँ कांच की चूड़ियाँ टूटने से गहरे जख्म बन गए थे। हर्षित ने बेख्याली में बड़ी नरमी से उन कलाइयों को अपनी पकड़ में ले लिया तो देविका एक पल को बिल्कुल सुन पड़ गई। वह इसका भुगतान करेंगे और बहुत बुरा करेंगे अपने किए का। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। उन मुजरिमों को और तुम्हारे सामने ला खड़ा करूंगा। पहले कुछ शब्द धीमी आवाज में बुदबुदाया, मगर आखिरी शब्द उसने उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में कहे। देविका ने एक झटके से अपनी कलाइयाँ उसकी पकड़ से छुड़ा ली। हर्षित के अजीब व्यवहार पर उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो गया था।
बिना सोचे समझे उसने हर्षित की कॉलर दोनों हाथों से पकड़ ली। हर्षित ने होंठ भींचते हुए अपना चेहरा झुकाया, फिर एक नज़र अपनी कॉलर पर जकड़े देविका के हाथों पर डाली और फिर उसकी आंखों में देखने लगा। देविका, जो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी शेरनी बनी खड़ी थी, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, ये सब ड्रामा करके तुम मेरे दिमाग को नहीं बदल सकते। तुमने मुझे सबके सामने बदनाम किया है ना, तो मैं भी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, समझे तुम? देविका चीखते हुए अपनी बात पूरी कर रही थी कि उसने अपनी हाथ पीछे खींचनी चाही, मगर हर्षित ने उसके दोनों हाथ वहीं अपनी कॉलर के पास जकड़ लिए। अब दोनों के बीच की दूरी अचानक बहुत कम हो गई थी। हर्षित देविका के चेहरे पर झुककर करारी आवाज में बोला तो देविका के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। तुम पहली और आखिरी लड़की हो जो इस तरह मेरे गिरेबान तक पहुंची हो, इसलिए भगवान का शुक्र करो कि तुम मेरे गुस्से के कहर से बच गई हो। और दूसरी बात, मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, मगर मैं बहुत जल्द खुद से ये इल्ज़ाम हटाऊंगा, वह भी सबूत के साथ, और फिर मैं वही करूंगा जो मेरे दिल में आएगा, और तुम्हें भी उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। एक एक शब्द चबाकर बोलते हर्षित के शब्दों में कुछ ऐसा था कि देविका चाह कर भी फिर से कोई सख्त शब्द नहीं कह सकी थी। फिर जैसे ही हर्षित ने उसके हाथ अपनी मर्जी से अपनी पकड़ से आज़ाद किए, वह घबराकर भागती हुई उसके ऑफिस से निकल गई थी। इन दिनों देविका घर पर ही मौजूद रहती थी। सविता देवी देविका की टूटी हुई शादी की टेंशन लेते लेते बीमार रहने लगी थी, जिसकी वजह से देविका दोबारा अपनी जॉब पर नहीं जा सकी थी। उस हादसे के बाद चाहकर भी उनकी जिंदगी नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। सविता को देविका के भविष्य की चिंता रात दिन सताने लगी थी। उस वक्त देविका चाहकर भी अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कह पा रही थी। उसे हर्षित के पास से होकर आए भी काफ़ी दिन बीत चुके थे, और देविका कहीं न कहीं उसके इंतज़ार में थी, या फिर अपने मुजरिम को बेनकाब देखने की इच्छा उसके दिल में पल रही थी। मगर हर गुजरता दिन उसे और तकलीफ़ में डाल रहा था। इसी उदासी भरे दिन में एक दिन जब यश अपनी माँ के साथ देविका के घर आया, तो सविता देवी उनके आने का मकसद समझकर खुश होने लगी थी। आज काफ़ी दिनों के बाद उनके चेहरे पर तसल्ली भरी मुस्कान आई थी, जिसे देखकर देविका भी खुद को हल्का-फुल्का महसूस कर रही थी। अपनी माँ को यश और उसकी माँ के पास छोड़कर वह उनके लिए किचन में चाय बनाने चली गई। मगर जैसे ही वो चाय और कुछ सामान लेकर वापस आई, तो वहाँ एक और इंसान को बैठा देखकर वह ठिठक गई। आने वाला हर्षित था, जो सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा था और गुस्से भरी निगाहों से यश को देख रहा था। देविका ने यश को भी थोड़ा हैरान होते देखा। उसने एक घूरती नज़र हर्षित पर डाली। उसे पूरा यकीन था वह यहाँ कोई झगड़ा या लड़ाई करने ही आया होगा। उसे भी आज ही आना था, वरना इतने दिनों में उसे अपनी आंटी के पास आना भी याद नहीं आया था कि आकर उन्हें तसल्ली दे सके। फिलहाल हरि प्रसाद बराबर आते जाते रहे। आंटी जी, आप ठीक है ना? और वैसे आप मेरे मुकाबले में यश को जितना मर्जी बराबरी का अधिकार दे लो, वह कभी मेरी तरह पूरा खरा नहीं उतर पाएगा। मुझे नहीं पता ये देविका के पीछे क्यों पड़ा है, लेकिन इसका हिसाब किताब मेरे पास बहुत पहले से है। अगर मैं चाहूँ तो अभी इसे ढेर कर सकता हूँ, पर अपना रिश्तेदार समझकर इसे छोड़ रहा हूँ, और आपको पूरी आज़ादी है। अपनी बेटे के लिए अच्छा बुरा सोचने का अधिकार भी है। देविका जैसे ही टेबल पर चाय रखने लगी, सबसे पहले हर्षित ने चाय का कप उठा लिया था, और अब वह यश की माँ से बातें कर रहा था। यश की माँ थोड़ी गुस्से से भरी दिखाई दे रही थी। हर्षित के शब्दों पर देविका ने भी चौंकते हुए यश की माँ की बातों को नोट किया, जो कुछ खास अच्छी नहीं लगी थी। वह बड़ी तकलीफ भरे स्वर में बोली थी। साफ लग रहा था यश की माँ को देविका और उसका घर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। हर्षित की सुलगती निगाहें यश के लिए भी परेशानी बन रही थी। तभी यश की माँ मुंह बनाकर बोली, हाँ, यश को तुम्हारी ये लड़की पसंद आ गई है, इसलिए मैं ये रिश्ता मांगने के लिए यहाँ आई हूँ, जबकि मैंने इसे कहा भी था कि तुम अकेले ही चले जाओ, मगर इसने मना कर दिया। आखिरकार तुम्हारे जैसा लड़का इन्हें कहाँ मिलेगा? यश की माँ के शब्दों में घमंड भरा हुआ था। सविता देवी का चेहरा मुरझा सा गया। वही देविका ने हर्षित के सामने उस बेइज्जती पर अपना चेहरा सुर्ख करते हुए अपने होंठ पीच लिए। आंटी जी, आपके बेटे ने शायद आपको बताया नहीं, देविका बहुत पहले ही इसके प्रपोजल को इसके मुंह पर मार चुकी है। देविका का इनकार आपके बेटे को एक बेइज्जती की तरह लगा, इसलिए उसने बदला लेने के लिए देविका की शादी वाले दिन उसे बदनाम करने के लिए उसके घर में गुंडे भेजे थे।
हर्षित दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाए आगे को झुककर अपनी बात कह गया था। उसकी बात सुनकर कमरे में बैठे सब लोगों पर जैसे धमाका हो गया था। यश तो बिल्कुल हैरान चेहरा लिए हर्षित को देख रहा था, जिसे शायद ये उम्मीद भी नहीं थी कि हर्षित इतनी आसानी से उसकी सच्चाई सबके सामने खोल देगा। तुम्हारे भेजे गए गुंडे उस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं और तुम्हारे लिए भी वही बंदोबस्त करवा दिया गया है। हर्षित ने यश की मां के बाद अब सीधे यश से कहा तो वो बौखलाए हुए अंदाज में उठ खड़ा हुआ था। झूठ बोल रहे हो तुम, ऐसे कैसे? यश लड़खड़ाते शब्दों में बोल रहा था, जबकि हर्षित ने उकताहट से हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मेरे पास पूरा सबूत है और फिर मेरे कदम तुम्हारी हर आदत को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए अब यहाँ से दफा हो जाओ। हर्षित ने खड़े होते हुए गुस्से से कहा तो यश की मां कपकपाए हुए अंदाज में जल्दी से यश का बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से चली गई थी। उनके निकलते ही सविता देवी ऊंची आवाज में रो पड़ी तो हर्षित और देविका तड़पते हुए उनके पास बैठ गए थे। देविका ने उनके हाथों को थाम लिया तो हर्षित ने उनके कंधे के आसपास अपने बाजू जमा दिए और खुद भी अंदर ही अंदर भीग गया था। मेरी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो इस तरह जिसका दिल चाहता है उसे मुश्किल में डाल देता है। सविता के शब्दों पर देविका ने नम आंखों से सिर हिलाते हुए उनके आंसू साफ किए, जबकि हर्षित उनकी तकलीफ महसूस करते हुए बहुत गहरे दर्द में डूब गया था। बीते हुए कल की याद उसके सामने जिंदा हो उठी थी। जब देविका सिर्फ 6 साल की थी तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। ससुराल में अच्छा व्यवहार न होने पर सविता विधवा साड़ी पहनकर अपनी बेटी को लेकर मायके चली आई थी, मगर यहाँ आकर भी उनकी जिंदगी आसान नहीं हुई थी। कुछ ही सालों के बाद उनकी भाभी ने उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया था कि वह उनके भाई से शादी कर ले, मगर सविता इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, क्योंकि उनकी भाभी का भाई कोई अच्छा इंसान नहीं था। नशा और हर बुराई उसके अंदर थी। सविता अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वह बेटी की माँ थी, इसलिए उसे सौतेले पिता के घर में रखने का इरादा नहीं रखती थी। सविता देवी का इनकार देखकर उनकी भाभी ने उनकी जिंदगी में जहर घोलना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते 6 साल का समय बीत गया। देविका 13 साल की हो गई थी। हर्षित बिल्कुल उनके सामने ही रहता था। वह उसके मामा के दोस्त का लड़का था और उससे लगभग 6 साल बड़ा भी था, जो अपनी माँ की कही बातों पर देविका को तंग करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता था। सविता के साथ उनकी भाभी और उसकी बहन भी हमेशा किसी न किसी तरह उनसे और देविका से दुश्मनी निभाती रही और उनकी मुश्किलों में आग में घी डालने का काम करती थी। फिर एक रात जब हर्षित 18 साल का था और देविका 14 साल की थी, तब कुसुम ने एक बहुत बड़ा खेल खेला। उस रात शीतल अपने बेटे यश के साथ उनके घर आई हुई थी। बहाने से देविका को हर्षित के कमरे में सुला दिया गया और आधी रात को कुसुम और शीतल चीखती चिल्लाती हुई घर के लोगों को इकट्ठा कर लाई। हर्षित और देविका को एक ही कमरे में देखकर सविता हैरान परेशान रह गई थी। वह कुछ बोल पाती इससे पहले ही हर्षित भी वहां आ गया था, जो अभी कुछ देर पहले यश के साथ मूवी देखकर अपने कमरे में लौटा था। उसने अपनी सफाई देने की कोशिश की, मगर उसकी माँ ने अपनी तेज आवाज के दबाव में उसकी आवाज दबा दी थी। सबकी शक भरी निगाहें खुद पर तड़पती देख हर्षित भी गुस्से से पागल होने लगा और उसने देविका की तरफ गुस्से भरी नजर डालते हुए उसी पर कीचड़ उछाल दिया था, क्योंकि उसके मुताबिक आखिर देविका उसके कमरे में आई ही क्यों थी। हर्षित ने एक झटके से उसके गले के पास अपने हाथ कस लिए थे और पूरी ताकत से दबाते हुए देविका को जान से मारने की धमकी दी थी। देविका की आंखें बाहर को उभर आई थी। सविता और हरि प्रसाद ने खींचते हुए हर्षित को देविका से दूर करने की कोशिश की, मगर उस वक्त हर्षित उनके काबू में नहीं आ रहा था। अगले ही पल दम घुटने और डर से देविका के आंख बंद होने लगी तो हर्षित ने घबराकर उसे छोड़ दिया और अपने कदम पीछे खींच लिए थे। वह खुद भी अंदर से बहुत डर गया था। सविता दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उन्हें लगा था कि देविका मर चुकी है, मगर हरि प्रसाद की नब्ज टटोलने पर जब उन्हें हल्की धड़कन महसूस हुई तो वह उसे उठाकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े थे। अपनी बेटी की जान बचाने पर सविता ने भगवान का बहुत धन्यवाद किया था। उसी दिन उन्होंने उस घर को छोड़ देने का फैसला किया था। अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए उन्होंने बिना किसी को बताए एक दिन वह घर हमेशा के लिए छोड़ दिया था। हर्षित ने पुरानी यादों से बाहर आने के लिए एक गहरी सांस भरी
आई एम सॉरी आंटी, आई एम सॉरी देविका। वह एक साथ दोनों से माफ़ी मांग गया था और आखिरी बार जो हुआ था आंटी जी। हर्षित नज़रें झुकाए अपनी बात पूरी करने ही वाला था कि सविता देवी ने बीच में ही उसकी बात काट दी थी। जो भी हुआ था उसमें तुम्हारा भी इतना कसूर नहीं था मेरे बच्चे। बस वह समय ही ऐसी चाले चल गया था। तुम तो बस मोहरे थे। सविता के शब्दों पर हर्षित के चेहरे पर गहरी परेशानी छा गई थी, क्योंकि वह अब अपनी माँ के कारनामों को जान चुका था और कुसुम अब इस दुनिया में नहीं थी। आंटी मुझे माफ़ कर दीजिए और बड़ा दिल करते हुए मेरी गलतियों को माफ़ करके मुझे अपने दिल में जगह दे दीजिए। मुझे देविका से शादी करनी है। हर्षित बिना हिचकिचाए अपनी बात कह गया तो यहीं सविता के चेहरे पर गम की लकीरें उभर आई थीं। वहीं देविका ने बिल्कुल सुन निगाहों से उसे देखा था। मुझे नहीं करनी आपसे शादी। देविका ने सख्त लहजे में मना किया तो सविता के साथ हर्षित ने भी उसे घूरा था। तुम चुप रहो, मैं अपनी आंटी से बात कर रहा हूँ। वैसे भी जब तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाने मेरे ऑफिस पहुंची थी तो तुम्हें याद होगा मैंने कहा था कि मेरी बेगुनाही साबित होने पर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, समझी? हर्षित के इस तरह अपनी माँ के सामने पोल खोल देने पर देविका ने अपने होंठ दांतों तले दबा लिए थे। देविका तुम्हें शर्म नहीं आई हर्षित पर इल्जाम लगाते हुए? सविता का अंदाज उसे शर्मिंदा करने वाला था। देविका ने गुस्से से मुंह मोड़ लिया था। तुम जाओ खाने का कुछ देखो, मैं अपने बच्चों से शादी के बारे में डिस्कस कर लूँ। सविता देवी को अपनी बेटी की मर्जी जाने बिना ही अपने भाई के दोस्त के बेटे का प्रपोजल इतनी आसानी से स्वीकार करते देखकर देविका गुस्से से उठती किचन में चली गई थी। मगर ये सब ऊपर ऊपर था, क्योंकि अंदर से देविका का दिल और दिमाग बहुत दिनों बाद सुकून में हुए थे। आपने उसे नाराज कर दिया। हर्षित के परेशान शब्दों पर सविता ने मुस्कुराते हुए उसके बाल बिखेर दिए थे। तो तुम मना लेना उसे, क्योंकि शादी के मंडप पर उसे ही तो बैठना है ना, हमारी शादी नहीं है। अगर वह नहीं मानी तो हमारी शादी की तैयारियां धरी की धरी रह जाएगी। सविता के इस तरह बात करने पर हर्षित हंस दिया था। नहीं नहीं, मैं उसे पहले ही मना लूंगा, है तो तीखी मिर्ची, मगर उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए किसी भी तरह राजी करना होगा। हर्षित ने मुस्कुराते हुए कहा ही था कि तभी हरि प्रसाद वहां बैठे थे। कुछ देर के बाद जब उन्हें मालूम पड़ा कि यहाँ क्या हुआ है तो वह भी हैरान रह गए थे। मगर हर्षित के खुद धड़कते दिल से देविका का रिश्ता मांग लेने पर उन्होंने गुस्से से उसे घूरा तो वो बिना असर लिए कंधे उचका गया। सविता और हरि प्रसाद को बातों में व्यस्त देखकर हर्षित किचन की तरफ बढ़ गया था। यहाँ देविका बड़ी गंभीरता के साथ काम में लगी हुई थी। अभी किसी तरह का गुस्सा या नाराजगी उनके चेहरे पर नहीं दिखाई दे रही थी। हर्षित सेल्फ से टेक लगाए दोनों बाजू सीने पर बांधे वहां खड़ा देविका को ही देख रहा था। देविका ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि हर्षित दोबारा बोल पड़ा। अगर कोई समस्या है भी तो मैं शादी के बाद सब खत्म कर दूंगा। तुम्हें मनाने के बहुत से रोमांटिक तरीके सोच रखे हैं मैंने, जिनके बाद तुम फिर कभी नाराज होने से पहले 100 बार सोचोगी। हर्षित के इस तरह के शब्दों पर देविका का जिस्म कांप उठा और उसके चेहरे पर शर्म की लाली बिखर गई थी। मगर फिर भी जैसे ही उसने खुद पर काबू पाया, अपने गुस्से वाले तेवर लिए हर्षित को घूरना चाहा, तो वो पहले ही उसे ध्यान से देख रहा था। उसकी नज़रें अपने बदलते हालात से परेशान देविका पर थी। देविका ने अपने हाथ में पड़ी छुरी उठा ली थी। खबरदार जो मुझे तंग किया तो, देविका ने उसे डराने की कोशिश की। मगर हर्षित बड़े धड़ल्ले से उसकी छुरी वाले हाथ को पकड़ उसे धीरे धीरे अपने नज़दीक खींच लिया था। देविका का दिल आज एक नई धुन पर धड़क रहा था। तभी हर्षित की गंभीर आवाज़ उसके कानों में गूंजी। मैं तुम्हें तंग भी करूंगा और बहुत प्यार भी करूंगा। उसके लिए बस कुछ दिन में लिखित में सब करने वाला हूँ, जिसके बाद तुमसे ज़्यादा मेरा अधिकार होगा। हर्षित ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर झूलती लट को छुआ तो उसका प्यार अपने दिल पर महसूस करती ही देविका झुनझुनी सी कांप गई थी। हाँ छोड़िए मेरा हाथ, बाहर जाइए। अंकल जी और मम्मी क्या सोच रहे होंगे? देविका ने बड़ी मुश्किल से ये शब्द बोले थे। आंटी के कहने पर ही तो तुम्हें मनाने आया हूँ। अब तुम कुछ मानी हुई लग रही हो तो मेरी कुछ शर्तें सुन लो, उसके बाद ही शादी की शॉपिंग के बारे में सोचेंगे। हर्षित ने उसका हाथ छोड़कर फिर से अपने बाजू सीने पर बांध लिए और अपनी बातों से देविका को हैरान कर गया। पहली बात, तुम अब जॉब नहीं करोगी, अगर करोगी भी तो मेरे साथ मेरे ऑफिस में। और दूसरी बात, मुझ पर गुस्सा नहीं करोगी। यार मेरा मासूम सा दिल डर जाता है तुम्हारे गुस्से से। अच्छा थोड़ी लगेगा, लोग मुझे तुमसे डरते हुए देखेंगे तो क्या कहेंगे? हर्षित के आखिरी शब्दों पर देविका ने अपने होंठ मुस्कान में दबा लिए।
और उसे घूरा था, बातें करे जिन पर विश्वास किया जा सके। आप और मुझसे डरें, ये सबसे बड़ा झूठ है। देविका ने बिना उसकी तरफ देखे किचन का काम करते हुए कहा था। तभी हर्षित फिर से उसके काम में दखल देते हुए काउंटर से टेक लगा गया और उसके तरफ झुक गया तो देविका की बोलती बंद हो गई थी। उसने परेशान होकर हर्षित को धक्का दिया, जो उसे बच्चों की तरह काम नहीं करने दे रहा था। हर्षित उसके ऊपर झुका तो देविका ने सांस रोक ली। हर्षित ने उसके दाएं कान के पास चेहरा किया और गहरी सांस भर ली तो देविका ने आंखें बंद कर ली। अब उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसके दिल की हालत बहुत बुरी हो रही थी। हर्षित खुद पर हावी होने से खुद को नहीं रोक पाया था। अच्छी लग रही हो, इस तरह मेरे पास मुझसे शर्माती हो तो मेरा दिल और प्यार करने को तड़पता है। हर्षित ने भरपूर नज़र उसे देखते हुए उसकी बंद पलकों पर अपनी गर्म सांस छोड़ी ही थी कि बाहर से हरि प्रसाद की आवाज़ आई। खाना आज की तारीख में बनेगा या नहीं? तब देविका ने झट से आंखें खोल दी थी और दोनों हाथ हर्षित के सीने पर रखकर उसे पीछे धकेल दिया था। हाँ, जाइए यहाँ से, मुझे खाना बनाना है और अब तंग किया तो मैं सच में नाराज़ हो सकती हूँ। समझे आप? देविका की झिड़की पर वह पीछे हट गया था, मगर जाते-जाते जब देविका ने उँगली उठाकर उसे चेतावनी दी, तो उसने उँगली के आस-पास अपनी उँगलियाँ लपेट ली थी। प्यार से एक बार फिर मेरा नाम कहो, फिर जा रहा हूँ। हर्षित ने आँखों में बेहद मोहब्बत लिए उसे कहा था। देविका के होठों पर शर्मीली मुस्कान आ गई थी। हर्षित, हर्षित प्लीज़। देविका के इतना कहते ही हर्षित ने उसकी उँगली को अपने होठों से छू लिया। उसे हक्का-बक्का छोड़कर किचन से बाहर चला गया। पीछे से गुस्से में देविका ने उस पर छुरी से हमला करने की सोची थी, मगर जब तक वह कुछ करती, हर्षित उसकी निगाहों से ओझल हो चुका था। देविका ने अपना खुला मुँह बंद किया, फिर ना में सिर हिलाते हुए अपनी उँगली को मुट्ठी में दबाया और अच्छे दिनों की उम्मीद के साथ खाना बनाने लगी थी। यश भी देविका को चाहता था। यश हर्षित का कज़न था और धीरे-धीरे उसे पसंद करने लगा था। लेकिन उसकी आदतों को देखते हुए हर्षित को उस पर बहुत गुस्सा आया था। उसकी कई गर्लफ्रेंड रह चुकी थी और अब वह फिर से देविका पर डोरे डाल रहा था, जो हर्षित को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बरसों पुराने सारे झगड़ों को भुलाकर वह फिर से अपने प्यार को पाना चाहता था और इसी प्यार के लिए वह सब कुछ भूलकर देविका पर नज़र रखे हुए था। देविका यश के यहाँ जॉब करती थी, जो हर्षित को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर वह अपने दिल के हाथों मजबूर था। आखिर आज सब कुछ साफ हो गया था। हर्षित ने अपनी मोहब्बत को स्वीकार कर लिया था और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो चुका था। हर्षित और यश उसके मामा के पड़ोसी थे, जो उनके घर के बिल्कुल सामने ही रहा करते थे। मामा के घर पर उनका बहुत आना-जाना था। यश और हर्षित की माँ आपस में बहुत पक्की सहेलियाँ थीं, मगर दोनों सविता देवी से बहुत चिढ़ा करती थीं और इसी वजह से इतनी सारी गलतफ़हमियाँ पैदा हुई थीं। जब हर्षित के कमरे में धोखे से देविका को भेजा गया था और फिर शोर मचाया गया था कि देविका उनके बच्चों को बिगाड़ रही है, तब लोगों ने यही कहा था, इतनी छोटी उम्र में वे लड़कों के कमरे में जाकर सोती है। यही बात सबको बुरी लगी थी और इसी वजह से देविका और उसकी माँ सविता देवी अलग रहने लगी थी। बरसों के बाद आज हर्षित ने अपनी सारी गलतियों को स्वीकार करते हुए देविका से शादी करने का फैसला किया था। देविका भी हर्षित को चाहती थी, मगर उसने कभी अपने दिल की बात उसे नहीं की थी और आज बरसों बाद उसका वही छुपा हुआ प्यार उसे मिल गया था। और अब जाते-जाते बस दिल से एक छोटी-सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफ़े से कम नहीं होते और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।